नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन 790 के यूट्यूब चैनल पर। मैं अमन यादव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय 47 को, जिसमें हम लोग राष्ट्रीय आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे और जो कि 1923 से 39 के बीच में चले थे, उन्हीं के बारे में हम लोग इसमें डिटेल से विस्तार से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल एजुकेशन 790 पर जितनी भी वीडियोज़ देखनी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, तो जाकर देखिए, प्लेलिस्ट सभी अपलोडेड हैं। और अगर आपको अच्छा लगे तो उनको लाइक कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं। और इस चैप्टर में जो है हम लोग शुरुआत करेंगे स्वराज पार्टी की स्थापना से। चलिए, स्वराज पार्टी की स्थापना से शुरू करते हैं। देखिए, असहयोग आंदोलन को वापस लेने के बाद कांग्रेस दो दलों में बंट चुकी है और जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तब विधान परिषदों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था। एक दल जिसका नेतृत्व चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और विट्ठल भाई पटेल कर रहे थे, वे चाहते थे कि कांग्रेस को चुनावों में भाग लेना चाहिए और परिषदों को उनके भीतर पहुंचकर तोड़ना चाहिए। एक दल था जो चुनावों का समर्थन कर रहा था। दूसरा दल जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे, जो इस प्रस्ताव के विरोधी थे। वे चाहते थे कांग्रेस रचनात्मक कार्य में लगी रहे। सन 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन गया में हुआ। गया आपका कहाँ पे है? तो ये आपका बिहार में है, स्थित है। ठीक है, तो गया में हुआ था और इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे और इस अधिवेशन ने परिषदों में न जाने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इस प्रस्ताव के समर्थकों ने 1923 में अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में दिल्ली में आयोजित विशेष अधिवेशन में कांग्रेस ने स्वराजियों को चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी थी। स्वराजियों ने केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों में काफ़ी संख्या में सीटें प्राप्त की थीं। आगे देखिए, जब उन्होंने काफ़ी सीटें प्राप्त कर ली थीं तो उनका जो समर्थन था वो परिषदों में काफ़ी अच्छा था। ठीक है, तो दोस्तों, यहाँ से उनको इजाज़त मिल चुकी थी और उन्होंने चुनाव में काफ़ी सीटें बटोर लिया था। आगे देखिए, ब्रिटिश शासकों द्वारा प्रस्तुत उनकी नीतियों और प्रस्तावों के लिए परिषदों की सम्मति प्राप्त करना लगभग असंभव बना दिया और सरकार ने 1928 में विधान परिषद में एक ऐसा बिल पेश किया जिसके तहत वह भारत की आज़ादी के संघर्ष को समर्थन देने वाले किसी भी गैर भारतीय को देश से निकाल सकती है। अब ऐसे बिल का विरोध तो होना ही था, तो वह बिल पास नहीं हुआ। सरकार ने पुनः उस बिल को पेश करने की कोशिश की तो परिषद के अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल ने उसे पेश करने की अनुमति नहीं दी। परिषदों में होने वाली बहसों में भारतीय सदस्य अक्सर सरकार को पछाड़ देते थे और उसकी निंदा करते थे। फरवरी 1924 में गांधी जी जेल से छूटे और रचनात्मक कार्यक्रम, जिसे कांग्रेस के दोनों गुटों ने स्वीकार किया था, कांग्रेस की प्रमुख गतिविधि बन चुकी थी। आगे देखिए, रचनात्मक कार्यक्रम के सबसे प्रमुख घटक थे खादी का प्रचार और हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत बनाना और अस्पृश्यता को दूर करना। किसी भी कांग्रेस कमेटी के सदस्य के लिए यह अनिवार्य हो गया कि वह हाथों से काते और बुने हुए खद्दर का ही इस्तेमाल करे तथा प्रति माह 2000 गज सूत काटे। ठीक है, आगे देखिए, अखिल भारतीय खादी संगठन की भी स्थापना हुई और देश भर में खादी भंडार खोले गए। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आगे देखिए, गांधी जी खादी को गरीबों की दरिद्रता से मुक्ति देने वाला और देश के आर्थिक उत्थान का साधन मानते थे। इसने आज़ादी के संघर्ष के संदेश का देश के हर हिस्से में, विशेषकर देहाती क्षेत्रों में पहुंचाने में योगदान दिया था। चरखा आज़ादी के आंदोलन का प्रतीक भी बन गया। आगे देखेंगे किसानों और मजदूरों के आंदोलन, जो कि 1923 से 39 के बीच में हुए थे। चलिए इनके बारे में देखते हैं। आज़ादी के प्रथम वास्तविक जन आंदोलन, असहयोग आंदोलन में किसानों ने बड़ी संख्या में भाग लिया था और देश के विभिन्न भागों में किसान सभाएं बनी और उन्होंने जमींदारों तथा ब्रिटिश अधिकारियों के दमन के खिलाफ लड़ाइयाँ भी लड़ी थीं। किसानों को संगठित करने वाला कुछ नेता जैसे कि बाबा रामचंद्र, विजय सिंह पथिक, सहजानंद सरस्वती और NG रंगा थे। तो ये कुछ नाम थे जो किसानों को संगठित करके उनका एक आंदोलन के रूप में नेतृत्व कर रहे थे। इसी में एक प्रमुख नाम हमें देखने को मिलता है, अलूरी सीताराम राजू ने आंध्र के किसानों तथा आदिवासियों के विद्रोह का नेतृत्व किया था। किसान आंदोलन के दो पहलू थे और दोनों का ही आज़ादी के राष्ट्रीय संघर्ष से संबंध था। एक पहलू था किसानों की आज़ादी के संघर्ष में शामिल होना
और दूसरा पहलू किसानों की शिकायतों से संबंधित था, जैसे कि जमींदारों, सरकार तथा महाजनों द्वारा सरकार का किसानों का जो शोषण होता था उसके विरुद्ध भी यह क्या कहते हैं विद्रोह होते रहते थे। आगे देखिए बारदोली सत्याग्रह जो कि 1928 में हुआ था, डेट याद रखिएगा। और सत्याग्रह भी बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। गुजरात में स्थित बारदोली के किसानों ने सरकार द्वारा बढ़ाए गए 30% कर के विरोध में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सत्याग्रह शुरू किया था। बाद में 30% लगान बढ़ोतरी को गलत बताते हुए इसे घटाकर 3% कर दिया गया था, 6.3% कर दिया गया था। आगे देखिए कि इस बारदोली सत्याग्रह से क्या प्रभाव पड़ा। तो बारदोली सत्याग्रह के सफल होने के बाद वहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इनको सरदार की उपाधि किसने दी थी। तो बारदोली सत्याग्रह के सफल होने के बाद वहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। किसानों का पहला अखिल भारतीय संगठन 1936 में स्थापित ऑल इंडिया किसान सभा था। याद रखिएगा कौन सा था, ऑल इंडिया किसान सभा। औद्योगिक मजदूर भारतीय समाज में एक नए वर्ग के रूप में उभरे थे। आरंभिक दौर का एक प्रमुख मजदूर संगठन था 1918 में स्थापित मद्रास लेबर यूनियन। बीपी वाडिया और थीरू वी कल्याण सुंदरम चक्कराई चेटियार इसके प्रमुख नेता थे। तो ये दोनों जो हैं इसके प्रमुख नेता थे। और भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के एक अग्रणी नेता नारायण मल्हर जोशी थे। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखेंगे उन्होंने मजदूरों के पहले अखिल भारतीय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की भी स्थापना में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। किसने, नारायण मल्हार जोशी ने। और इस संगठन की स्थापना जो है बम्बई 1920 में हुई थी और इसके प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। आगे देखिए चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे चोटी के अनेक नेता ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और भारत के समाजवादी आंदोलन के नेताओं ने मजदूरों और किसानों को संगठित करने में अधिकाधिक महत्व की भूमिका अदा की है। अब देखिए समाजवादी विचारों का फैलाव। ठीक है, समाजवादी विचारों का फैलाव क्या चीज़ है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो समाजवादी विचारों एवं उन पर आधारित आंदोलनों का लक्ष्य था पूंजीवादी व्यवस्था द्वारा निर्मित असमानताओं को खत्म करना। समाजवादी का मतलब ये होता है सोशलिस्ट समाजवाद, जिससे कि जो समाज में जितने लोग हैं वो सभी गरीबी अमीरी बराबर आ जाए, एक समान में आ जाए, उसी को हम लोग समाजवाद कहते हैं। आगे देखिए समाजवादी आंदोलन अपने दृष्टिकोण में अंतर्राष्ट्रीयवादी थे, यानी वे सभी देशों के आम लोगों और मजदूरों को भाई भाई मानते थे तथा एक देश द्वारा दूसरे पर शासन करने के विरोधी थे, जिसको हम लोग साम्राज्यवादी नीति भी कहते हैं। उन्होंने दुनिया के सभी भागों में सामाजिक व आर्थिक समानता स्थापित करने में प्रयत्नशील आंदोलनों को और साम्राज्यवादी शासन से मुक्त पाने के लिए किए जा रहे संघर्षों का समर्थन दिया था। इसी क्रम में हमें देखने को मिलता है कि रूसी क्रांति ने रूस के सम्राट, जिसको हम लोग ज़ार के नाम से जानते हैं, उसके निरंकुश शासन को खत्म करके सोवियत संघ में समाजवाद के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया था। रूसी क्रांति ने घोषणा की कि प्रत्येक देश को अपना लक्ष्य निर्धारित करने का अधिकार होता है और ये अधिकार उसको देना चाहिए। आगे देखिए रूसी क्रांति ने आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे सभी लोगों को अपना समर्थन भी दिया और भारत के बाहर रह रहे क्रांतिकारी जैसे कि मानवेंद्र नाथ राय ने कई देशों की कम्युनिस्ट पार्टियों द्वारा स्थापित कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में कई साल तक सक्रिय काम भी किया। समाजवादी विचारों और रूसी क्रांति से प्रभावित होकर भारत में समाजवादी विचारों का प्रचार करने के उद्देश्य से कई समाजवादी तथा कम्युनिस्ट समूहों का भी स्थापना भारत में हुई थी। आगे चलिए दोस्तों, आगे और हम पॉइंट पढ़ते हैं। तो इन समूहों के अधिकांश नेताओं ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया और इन समूहों के कुछ नेता के नाम इस प्रकार हैं: श्रीपाद अमृत डांगे, एम सिंगारवेलु, शौकत उस्मानी और मुजफ्फर अहमद। तो ये कुछ प्रमुख नाम दिए गए थे जो समाजवादी कार्य को प्रोत्साहन देते थे और साम्राज्यवादी नीतियों का विरोध किया करते थे। इनमें से कुछ समूह एक दूसरे के नज़दीक आए और उन्होंने 1925 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। याद रखिएगा 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी और मजदूरों और किसानों को संगठित करने में कम्युनिस्टों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। समाजवादी विचारों और रूसी क्रांति का देश के तरुणों तथा राष्ट्रीय आंदोलन के तरुण नेताओं पर गहरा प्रभाव पड़ा और भारत में समाजवादी विचारों को लोकप्रिय बनाने वाले राष्ट्रीय आंदोलन के सबसे प्रमुख नेता कौन थे? जवाहरलाल नेहरू।
आगे देखिए, जवाहरलाल नेहरू के प्रभाव में 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी और इस पार्टी ने कांग्रेस के साथ जुड़कर काफ़ी काम किए। इसने किसानों एवं मजदूरों को संगठित करने में तथा आज़ादी के संघर्ष के सामाजिक व आर्थिक उद्देश्यों से संबंधित कांग्रेस की नीतियों को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। अब देखिए, समाजवादी और जितने भी आंदोलन हुए थे उसके साथ साथ एक सबसे बड़ा आंदोलन जिसको हम लोग क्रांतिकारी आंदोलन के नाम से जानते हैं। और याद रखिएगा कि हमेशा एक असहयोग आंदोलन से ही काम नहीं बनता, बल्कि आपको कुछ क्रांतिकारी कदम भी उठाने पड़ते हैं और वही कदम भारत के कुछ क्रांतिकारियों ने उठाए भी थे। चलिए उन्हीं के बारे में हम पढ़ते हैं। जैसा कि दिया गया है कि असहयोग आंदोलन को वापस लेने से जो निराशा फैली थी उससे 1920 के दशक में क्रांतिकारी गतिविधियां पुनः शुरू हुई। ठीक है, कब हुई थी? तो वही 5 फरवरी 1922 को जब चौरी चौरा कांड हुआ था, तो उसके बाद से ही असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। लेकिन इससे क्या है कि क्रांतिकारी गतिविधियां जो है काफ़ी हद तक निराशा में फैल गई थी और उसके बाद से जो है फिर 1920 के दशक से दोबारा से यह पुनः शुरू हो गई थी। और सचिंद्र सान्याल, जोगेश चटर्जी तथा दूसरों ने मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, किसकी? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA नामक एक संगठन स्थापित किया, जिसका मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए एक सशस्त्र विद्रोह का संगठन करना था। आगे देखिए, काकोरी कांड के बारे में पढ़ेंगे। याद रखिएगा कि काकोरी कांड का जो नाम है उसको बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है नाम, और ये वर्तमान में नाम इसी को रखा गया है। और 9 अगस्त 1925 को ये हुआ था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था? तो 1925 में क्रांतिकारियों के एक दल ने हरदोई से लखनऊ जा रही एक रेल को काकोरी नामक स्थान पर रोका और एक बक्से में बंद सरकारी खजाने को लूट लिया था। ठीक है, एक बक्से में बंद सरकारी खजाने को लूट लिया था। इस संबंध में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर उन पर काकोरी षड्यंत्र कांड में मुकदमा चलाया गया और 17 लोगों को लंबी सजाएं, 4 को आजीवन कारावास तथा 4 क्रांतिकारियों जिसमें कि राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल तथा राजेंद्र लहड़ी को क्रमशः गोरखपुर, फैजाबाद, नैनी तथा गोंडा में फांसी दी गई थी। आगे देखिए, क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए पैसा जुटाने के उद्देश्य से यह काम किया गया था। आगे देखेंगे, चंद्रशेखर आज़ाद भी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे, जो दूसरे क्रांतिकारियों के साथ मिलकर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना करते हैं। किसकी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना करते हैं। और इसके संगठन के प्रमुख नेता जो हैं भगत सिंह को बनाया गया था। और आप जानते भी होंगे कि भगत सिंह जो हैं काफ़ी प्रसिद्ध नेता थे और युवाओं के मन में काफ़ी हद तक उन्होंने अपना प्रभाव भी जमाया था। आगे देखेंगे, सैंडर्स की हत्या जो 17 दिसंबर 1928 में हुई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का पहला क्रांतिकारी कार्य लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या करना था और इसने 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी अभियान के दौरान लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करवाकर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था। और 17 दिसंबर 1928 में लाहौर रेलवे स्टेशन पर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने सैंडर्स की हत्या कर दी थी। तो आप देख सकते हैं कि क्या कारण था कि लाला लाजपत राय पर सैंडर्स ने ही क्या कहते हैं लाठी चलवाई थी। और इसी से क्रोध में आकर क्या कहते हैं 17 दिसंबर 1928 को लाहौर रेलवे स्टेशन पर भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने इनकी सैंडर्स की जो है हत्या कर दी थी। आगे देखेंगे, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो बम फेंका गया था उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड के नाम से प्रसिद्ध है। सबसे नाटकीय घटना 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में घटित हुई थी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में 2 बम और कुछ पर्चे फेंके और जब सभा में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक, पब्लिक सेफ्टी बिल तथा व्यापार विवाद विधेयक, ट्रेड्स डिस्प्यूट्स बिल पर बहस चल रही थी, पर्चे में लिखा हुआ था बहरों को सुनाने के लिए बम की आवश्यकता है। इसका मतलब क्या है? बहरों की मतलब ब्रिटिश सरकार जो अंधी हो गई थी अपने शासन में, उसको जगाने के लिए जो है बम को इस्तेमाल किया गया था। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने भागने की कोशिश नहीं की और वे वहीं पर खड़े रहे और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। जेल में उनके साथ बुरा सलूक किया गया तो विरोध में उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की। भूख हड़ताल के 64वें दिन एक क्रांतिकारी जतिन दास की मृत्यु हो गई तो सारे देश को एक बड़ा सदमा पहुंचा। मुकदमे के दौरान क्रांतिकारियों ने बड़े साहस का परिचय दिया और वे आख्यान पुरुष बन गए थे।
आगे देखिए, लाहौर षड्यंत्र मुकदमा 1929 में। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की गिरफ्तारी के कारण अनेक HSRA क्रांतिकारी भी गिरफ्तार किए गए और उन पर लाहौर षड्यंत्र कांड में संयुक्त रूप से मुकदमा चलाया गया और लाहौर षड्यंत्र कांड में अधिकांश क्रांतिकारियों को दोषी पाया गया और उनमें से 3 जो थे, भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। देश भर के लोगों के विरोध के बावजूद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 ईस्वी में जो है फांसी दे दी गई थी। ठीक है दोस्तों, कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को दी गई थी और फांसी के समाचार से भारतीय जनता को बड़ा धक्का लगा। सारे देश में हड़तालें हुई, जुलूस निकाले गए और शोक सभाएं हुई। चंद्रशेखर आज़ाद पुनः भाग निकलने में सफल हुए, मगर इलाहाबाद के पुलिस के साथ हुई एक भिड़ंत में उनकी मृत्यु हो गई थी और जिसको आज हम लोग जो है एल्फ्रेड पार्क में ही उन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी और जो आज पार्क का नाम बदल चुका है, उसका नाम आज हमने आज़ाद पार्क रख दिया है। 18 अप्रैल 1930 को इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के क्रांतिकारियों ने सूर्यसेन के नेतृत्व में चटगांव के पुलिस शस्त्रागार पर हमला किया। आगे देखिए, हमला किया। पंजाब में हरिकिशन ने पंजाब के गवर्नर की हत्या की कोशिश भी की और दिसंबर 1930 में 3 जवानों विनय बोस, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता ने कलकत्ता के राइटर्स बिल्डिंग में प्रवेश करके जेलों के पुलिस अधीक्षक की हत्या कर दी थी। आगे देखिए, चटगांव आर्मरी रेड के बारे में। तो बंगाल के नए क्रांतिकारी संगठन में सूर्यसेन द्वारा स्थापित इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA, ठीक है, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का विशिष्ट स्थान था। सूर्यसेन ने असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप में भाग लिया था। आगे चलकर वह एक राष्ट्रीय स्कूल के शिक्षक बन गए और इसलिए वह सामान्यतया मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध थे। पूर्वी बंगाल के चटगांव नामक बंदरगाह पर सूर्यसेन के नेतृत्व में वहां के युवक और युवतियों ने विद्रोह करने का प्रयत्न किया। सूर्यसेन ने भारतीय गणतंत्र सेना इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की ओर से एक घोषणा जारी की जिसमें चटगांव, मेमन सिंह, बारिशाल के शस्त्रागारों पर एक ही समय पर हमला करने की योजना बनाई गई थी। आगे देखिए, इस योजना का क्या होता है। तो इन क्रांतिकारियों ने पुलिस शस्त्रागार, सहायक टुकड़ी पर कब्जा करने, टेलीफोन एक्सचेंज और तारघरों को नष्ट करने के लिए 4 जत्थे भेजे थे। 65 युवक और युवतियों ने ब्रिटेन की भारतीय सेना की वर्दी पहनकर पुलिस शस्त्रागार पर 18 अप्रैल 1930 में हमला किया। वंदे मातरम और इंकलाब जिंदाबाद के नारों के बीच तिरंगा फहराया और काम चलाऊ क्रांतिकारी सरकार के गठन की घोषणा की जिसके राष्ट्रपति सूर्यसेन थे। आर्मरी रेड मुकदमे के फलस्वरूप कई क्रांतिकारियों को अंडमान में आजीवन कारावास की सजा भी दी गई और इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाली 2 तरुण लड़कियों प्रीतिलता बाडेदार और कल्पना दत्त थीं, जिनमें अंग्रेजों के हाथ में न पड़े इसलिए प्रीतिलता ने जहर खा लिया और कल्पना दत्त को आजीवन कारावास की सज़ा दे दी गई थी। आगे देखिए दोस्तों, कौन कौन से आंदोलन और कौन कौन से हुए। तो सन 1920 के दशक के आरंभ में क्रांतिकारी गतिविधियां फिर से शुरू हुई थीं और वे देश के विभिन्न भागों में कुछ सालों तक जारी रहीं। इस बीच क्रांतिकारी महसूस करने लगे कि हिंसात्मक घटनाओं से कोई लाभ नहीं होगा और उनमें से अधिकांश समाजवादी विचारधारा की ओर आकर्षित हुए। भगत सिंह और उनके साथियों ने देश में समाजवादी क्रांति लाने के लिए किसानों और मजदूरों को संगठित करने पर जोर दिया। यद्यपि राष्ट्रीय आंदोलन के अधिकांश नेता क्रांतिकारियों के तरीकों के विरोधी थे तथा अधिकांश लोगों ने संघर्ष का अहिंसात्मक तरीका अपनाया था, लेकिन याद रखिएगा कि किसी भी विद्रोह करने में सिर्फ अहिंसा ही नहीं, हिंसा की भी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए दोनों का सामंजस्य बिठाना पड़ता है। जब जनसंघर्ष शिथिल पड़ गया था तब क्रांतिकारियों की गतिविधियों ने देश में लड़ाकू वातावरण पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। आगे देखेंगे कि नए नेताओं का भी उदय होता है इस दौरान, उन्हीं के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो वर्तमान सदी के तीसरे दशक में तरुण नेताओं के एक नए समूह का उदय हुआ जिसने राष्ट्रीय आंदोलन में अधिकाधिक महत्व की भूमिका अदा की। इन तरुण नेताओं ने जनता को संगठित करने पर जोर दिया और उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के उद्देश्यों को स्पष्ट करने में भी योगदान दिया था। नए नेताओं ने इस बात पर बल दिया कि केवल जनता ही सर्वोच्च सत्ता है और राष्ट्रीय आंदोलन को आम जनता की आकांक्षाओं के साथ जोड़ने पर ही यह सफल हो सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत के दारिद्र्य और पिछड़ेपन को दूर करने के लिए आज़ादी हासिल करना अति आवश्यक है।
आगे देखेंगे कि उनके अनुसार राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य भारतीय समाज की पुनर्रचना करना, दारिद्र्य व पिछड़ेपन को खत्म करना एवं समानता तथा न्याय पर आधारित समाज की स्थापना करना था। इन नए नेताओं ने देश के जवानों को बड़ा प्रभावित किया और राष्ट्रीय आंदोलन के तरुण नेताओं पर समाजवादी विचारों तथा रूसी क्रांति का गहरा प्रभाव पड़ा था। सोवियत संघ की साम्राज्यवाद विरोधी विदेश नीति ने और रूसी क्रांति के बाद सोवियत संघ के एशियाई भागों ने की प्रगति ने उन्हें बड़ा प्रभावित किया था। आगे देखिए, नए नेताओं में जो सबसे प्रमुख थे वह थे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे। तो जवाहरलाल नेहरू मोतीलाल नेहरू के बेटे थे। मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के एक प्रमुख नेता थे। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1899 में हुआ था और उन्होंने इंग्लैंड में शिक्षा प्राप्त की थी। भारत लौटने पर वे गांधी जी के संपर्क में आए और उनसे प्रभावित हुए और आज़ादी के संघर्ष में शामिल हो गए। उनकी दृष्टि में जनता की स्थिति में सुधार के लिए किए जाने वाला संघर्ष पृथक नहीं था। आगे देखिए, उन्होंने और कौन कौन से कार्य किए। तो वह पहले ऐसे राष्ट्रीय नेता थे जिन्होंने भारतीय राजाओं द्वारा शासित राज्यों की जनता के कष्टों को महसूस किया था। जवाहरलाल नेहरू ने राजाओं द्वारा शासित राज्यों में शुरू हुए जनता के संघर्ष को आज़ादी के राष्ट्रीय आंदोलनों का अंग बनाने में मदद प्रदान किया था। आगे देखिए कौन कौन से कार्य। आगे देखिए दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने और कौन से कार्य किए थे समाज के उत्थान के लिए। तो देखिए, गांधी जी के बाद जवाहरलाल नेहरू भारतीय जनता के आज़ादी के संघर्ष के सबसे बड़े नेता बन गए थे। और सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म था कटक में 1897 में हुआ था और उनके पिता वकील थे और उन्हें राय बहादुर की पदवी दी गई थी जो उन्होंने बाद में लौटा दी थी। आगे देखिए, इन दोनों प्रसिद्ध नेताओं के और कौन कौन से कार्य थे। तो देखिए, सुभाष चंद्र बोस इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए इंग्लैंड गए थे और 1920 में वे इंडियन सिविल सर्विस में चुने गए। सफल विद्यार्थियों में उन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उन्हें बड़ा सदमा पहुंचाया था और अप्रैल 1921 में वे भारत लौट गए थे। आगे देखिए, वे राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया और इस दौरान वे चित्तरंजन दास के निकट संपर्क में आए थे। वे राष्ट्रीय आंदोलन के एक बहुत बड़े नेता थे और नेताजी के नाम से सबसे लोकप्रिय हुए थे। आगे देखिए, 1924 में उन पर क्रांतिकारियों की मदद करने का आरोप लगाया गया और 3 साल जेल में रखा गया। आगे देखिए, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आंदोलन के एक नए समूह के नेता थे और वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष को अधिक तीव्र बनाना चाहते थे। वे स्वराज के नारे से संतुष्ट नहीं थे और स्वराज का मतलब साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन प्राप्त करना था, अतः यह पूर्ण आज़ादी नहीं थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना होना चाहिए और आम जनता के सक्रिय सहयोग से ही इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। आगे देखिए, साइमन कमीशन के बारे में जानेंगे कि ये किस लिए आया था और इसका क्या कार्य था। तो देखिए, ब्रिटिश सरकार ने 1919 के इंडिया एक्ट के कामकाज की जांच करने के लिए एक कमीशन की नियुक्ति की और उस कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, साइमन कमीशन के नाम से इसे जाना जाता है। कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे और उनमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। कमीशन की नियुक्ति से सारे देश में विरोध की लहर चल गई और 1927 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मद्रास में हुआ और इस अधिवेशन ने कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। मुस्लिम लीग ने भी कमीशन का बहिष्कार करने का फैसला किया और कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा और उस दिन सारे देश में हड़तालें हुई और उस दिन दोपहर को कमीशन के बहिष्कार की घोषणा के लिए सारे देश में सभाएं शुरू हो गईं। कमीशन जहां भी गया वहां उसके खिलाफ ज़बरदस्त प्रदर्शन हुए और हड़तालें हुई। लखनऊ में अन्य प्रदर्शनकारियों के साथ जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत को भी पुलिस की लाठियाँ खानी पड़ी। लाठियों की मार से गोविंद वल्लभ पंत अपंग हो गए थे। आगे देखिए कि डॉक्टर M.A. अंसारी की अध्यक्षता में मद्रास में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पास करके घोषणा की गई कि भारतीय जनता का लक्ष्य पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना है। आगे देखेंगे कि यह प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने भी पेश किया था और S. सत्यमूर्ति ने इसका अनुमोदन किया था। पूर्ण स्वराज की मांग को तेज करने के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस लीग नामक एक संगठन की स्थापना की गई थी और जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, श्रीनिवास अयंगर, सत्यमूर्ति और शरद चंद्र बोस जैसे कई नेता इस लीग को नेतृत्व कर रहे थे। दिसंबर 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का
अधिवेशन कलकत्ता में हुआ और इस अधिवेशन में कई नेताओं ने पूर्ण स्वाधीनता की मांग के लिए कांग्रेस पर जोर डाला था। देखेंगे आगे कि पूर्ण स्वाधीनता की मांग के लिए क्या किया गया था। तो 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ तथा जवाहरलाल नेहरू अधिवेशन के अध्यक्ष थे। गांधी जी द्वारा 31 दिसंबर 1929 को एक प्रस्ताव पेश किया गया और जिसमें घोषणा की गई कि कांग्रेस के संविधान की धारा 1 के स्वराज शब्द का अर्थ पूर्ण स्वाधीनता होगा। ठीक है, अर्थ क्या होगा? पूर्ण स्वाधीनता। और कांग्रेस ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय भी लिया और इसलिए 26 जनवरी 1930 का दिन सारे देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। 26 जनवरी का दिन भारतीय जनता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन बन गया था और 26 जनवरी के स्मरणीय दिन को 1950 ईस्वी में भारत के गणतंत्र दिवस के रूप में चुना गया और उसी दिन में भारत का नया संविधान लागू किया। तो अब समझ में आया आप लोगों को कि 26 जनवरी 1950 को ही पूर्णतः जो है संविधान क्यों लागू किया गया था। तो उसका कारण यह था कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। आगे देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। तो देखिए, सन 1930 में स्वाधीनता दिवस मनाने के बाद गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। यह आंदोलन गांधी जी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा से शुरू होता है और दांडी यात्रा जो है नमक कर के विरोध में शुरू हुआ था। तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अहमदाबाद के अपने साबरमती आश्रम से आश्रम के अन्य 78 सदस्यों के साथ दांडी की पैदल यात्रा शुरू की थी। दांडी अहमदाबाद से करीब 385 किलोमीटर दूर भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित है और गांधी और उनके साथी 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे और गांधी जी ने जो है नमक कानून को तोड़ा था। नमक के उत्पादन पर सरकार का एक अधिकार था, इसलिए किसी के लिए भी नमक बनाना गैर कानूनी था। आगे देखेंगे किससे और क्या क्या हुआ। तो समुद्र के पानी के वाष्पीकरण के बाद बनने नमक को उठाकर गांधी जी ने सरकारी कानून को तोड़ा। नमक कानून को तोड़ने के बाद सारे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने दांडी यात्रा की तरह त्रिचनापल्ली से वेदराण्यम तक की यात्रा की और धरासाना जो गुजरात में स्थित है वहाँ पर सरोजनी नायडू ने, जो एक प्रसिद्ध कवयित्री थी, कांग्रेस की एक प्रमुख नेता थी और कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनी और नमक के सरकारी डिपो तक अहिंसात्मक सत्याग्रहियों की यात्रा का नेतृत्व उन्होंने किया था। देश भर में प्रदर्शन हुए, हड़तालें हुई, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी हुआ और बाद में लोगों ने कर देने से इनकार कर दिया। सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार किया गया और कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया। आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर करीब 90,000 लोगों को जेल में बंद कर दिया गया और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में इस आंदोलन का नेतृत्व खान अब्दुल गफर खान ने किया था और उन्हीं को जो है सीमांत गांधी के नाम से मशहूर किया गया था। क्या था? सीमांत गांधी के नाम से मशहूर किया गया था। साइमन कमीशन द्वारा सुझाए गए सुधारों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1930 में लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित करवाया था। कब करवाया था? तो नवंबर 1930 में, वो भी लंदन में गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 को लागू किया गया था। बार बार दोहरा रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को याद हो जाए। कांग्रेस ने उस सम्मेलन का बहिष्कार किया, परंतु भारतीय राजाओं, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और कुछ अन्य संगठनों के प्रतिनिधि उसमें शामिल हुए। वायसराय इरविन ने 1931 के आरंभ में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए कांग्रेस को राजी करने के प्रयास किए। आगे देखेंगे कि गांधी जी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ और ये कब होता है? ये भी 1931 में ही होता है, जिसके तहत सरकार ने उन सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करना स्वीकार कर लिया जिनके खिलाफ हिंसा के आरोप नहीं थे। कांग्रेस ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेना स्वीकार किया। आगे चलिए, आगे देखते हैं दोस्तों कि वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में मार्च 1931 में कराची में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में समझौते को मान लेने और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित होने का निर्णय लिया गया। सम्मेलन के लिए गांधी जी को कांग्रेस का प्रतिनिधि चुना गया और सम्मेलन जो है 19 सितंबर 1931 में शुरू हुआ। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है कि कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और आर्थिक नीति के बारे में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को स्वीकार किया गया और वह प्रस्ताव क्या था उसी के बारे में हम आगे
पढ़ेंगे। तो प्रस्ताव में उन मौलिक अधिकारों का जिक्र था जिन्हें जाति तथा धर्म के भेदभाव के बिना जनता को प्रदान करने का वादा किया गया था। प्रस्ताव में कुछ उद्योगों के राष्ट्रीयकरण, भारतीय उद्योगों के विकास और मजदूरों एवं किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को भी स्वीकार किया गया था। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि सिर्फ और सिर्फ गांधी जी थे और गांधी जी के अलावा अन्य भारतीयों ने भी सम्मेलन में भाग लिया और उनमें भारतीय राजा और हिंदू मुस्लिम एवं सिख संप्रदाय के नेता थे। याद रखिएगा कि कांग्रेस का नेतृत्व जो है वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है गांधी जी ने किया था और अन्य भारतीय राजा और जितने लोग थे वो भी वहाँ पे सम्मिलित हुए थे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन असफल रहा और गांधी जी भारत लौटे और सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः शुरू हो गया। आगे देखेंगे कि गांधी जी और दूसरे नेता जो है गिरफ्तार हुए और करीब 1 साल के भीतर 1,20,000 लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। आंदोलन को 1934 में वापस ले लिया गया। आगे देखेंगे कि देसी रियासतों के भी विरुद्ध आंदोलन शुरू हो चुके थे क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा लोगों का जो है शोषण किया करते थे। भारत में अंग्रेज़ों द्वारा शासित प्रदेशों के अलावा भारतीय नवाबों, राजाओं द्वारा शासित रियासतें भी थीं और ये रियासतें पूर्णतः स्वतंत्र नहीं थीं। अंग्रेज़ों ने अपने शासन को मजबूत बनाने के लिए इन रियासतों को बनाए रखा था और इन रियासतों की संख्या जो है करीब 562 थी और इनमें भारत की करीब पंचमांश आबादी बसी हुई थी। इनमें जो है जम्मू कश्मीर, मैसूर और हैदराबाद जैसे कुछ राज्य तत्कालीन यूरोप के कुछ राज्यों से भी बड़े थे। अधिकांश राज्यों में जनता की दशा शेष देश की जनता की दशा से भी बदतर थी। मतलब इन जो देशी रियासतें थीं उनमें जो है वहाँ की जनता की हालत देश की अन्य जनताओं के मुकाबले एकदम बदतर थी। ज़्यादातर राजा अपनी रियासतों को अपनी निजी संपत्ति समझते थे। आगे देखेंगे कि ये राजा जो है विलास का जीवन भोग रहे थे और शिक्षा के प्रसार, गरीबी दूर करने और जनता का जीवन स्तर सुधार करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया था। कई रियासतों में अभी भी कई अमानवीय प्रथाएं जारी थीं, जैसे कि बेगारी की प्रथा यानी बिना मजदूरी किए लोगों से काम करवाना। ब्रिटिश लोगों में राष्ट्रीय आंदोलन का उदय हुआ तो रियासतों के लोगों में भी जागृति आने लगी और वे जनतांत्रिक सरकार की मांग करने लगे। तो दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। तो लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए इन राज्यों में प्रजामंडल जैसे संगठन को स्थापित किए गए। आरंभिक संगठन प्रजावर्मा आदि के नेतृत्व में राजस्थान के रियासतों में स्थापित हुए थे। दोस्तों ये सारे संगठनों का कार्य एक ही था कि भारत से अंग्रेज़ों को हटाना है। रियासतों की जनता के ये सभी संगठन ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस में एकत्रित हुए और बलवंत राय मेहता जिन्होंने भावनगर में प्रजामंडल की स्थापना की थी, इस नए संगठन के सचिव बने थे। इस संगठन ने मांग की कि भारतीय रियासतों को भारतीय राष्ट्र का अंग माना जाना चाहिए और 20वीं सदी के चौथे दशक में भारतीय रियासतों की जनता का आंदोलन काफ़ी शक्तिशाली बना। इस आंदोलन के कुछ प्रमुख नेता थे जैसे कि राजस्थान में जय नारायण व्यास तथा जमनालाल बजाज, उड़ीसा के सारंगधर दास, त्रावणकोर में एनी मस्करेने तथा पद्मथानु पिल्लई और जम्मू तथा कश्मीर में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। तो दोस्तों ये कुछ प्रमुख नाम थे जो क्या कहते हैं रियासतों के नेता के रूप में उभरे थे। आगे देखेंगे कि हैदराबाद में आंदोलन का नेतृत्व स्वामी रामानंद तीर्थ ने किया था। राजा महाराजाओं ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को कुचलने में भी अंग्रेज़ों की मदद की थी। तो देखिए दोस्तों यहाँ से आपको एक और पॉइंट देखने को मिलता है। ब्रिटिश सरकार ने आज़ादी के आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए भारतीय रियासतों का इस्तेमाल किया था। जब देश आज़ादी प्राप्त करने की स्थिति में पहुंचा तो कई राजा महाराजाओं ने यह दावा किया कि उनकी रियासतें स्वतंत्र हैं और उन्हें स्वतंत्र रहने का अधिकार दिया गया है। आगे देखिए कि कांग्रेस ने कई सालों तक रियासतों के मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई थी और सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में 1938 में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में घोषणा की गई कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रियासतों सहित समूचे देश के लिए है। जवाहरलाल नेहरू को, जो कई सालों से रियासतों की जनता के संघर्ष को सहयोग दे रहे थे, 1939 में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस का उनको अध्यक्ष चुना गया। ब्रिटिश सरकार ने अपना शासन कायम रखने के लिए और राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए भारतीय जनता में फूट डालने के प्रयास भी किए और उनकी एक चाल थी सांप्रदायिकता को प्रोत्साहन देना। अब आगे जानेंगे सांप्रदायिकता से किस प्रकार की हानि हुई। तो देखिए कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना इसी तरह से हुई थी। 1815 में हिंदू महासभा की स्थापना हुई।
सांप्रदायिकता का जहर 1920 के बाद तेजी से फैलने लगा था। हिंदू और मुसलमानों में धर्म परिवर्तन के आंदोलन शुरू हुए और इन्होंने विभिन्न जातियों में अक्सर तनाव को पैदा किया था। 1920 के दशक में धर्म के नाम पर दंगे भी हुए और अनेक बेकसूर लोग मारे गए थे। 1924 में गांधी जी ने 21 दिन का अनशन करके शांति स्थापित करने का प्रयास किया था। तो दोस्तों आगे देखेंगे कि 1931 में कानपुर में सांप्रदायिक दंगे हुए। राष्ट्रीय आंदोलन के एक प्रमुख नेता गणेश शंकर विद्यार्थी शांति स्थापित करने के लिए दंगाग्रस्त क्षेत्रों में भी गए, परंतु उन दंगों के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता के लिए वे शहीद हो गए। दोनों समुदायों के हमलावरों से हिंदुओं और मुसलमानों को बचाने के प्रयास में वे मारे गए और सन 1916 में से कुछ साल तक मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर काम किया था। मुस्लिम लीग ने अपने अधिवेशन उसी स्थान और उसी समय करने शुरू किए जहां कांग्रेस के अधिवेशन होते थे। आगे देखिए, 1924 में यह प्रथा बंद हो गई और उसी समय हिंदू महासभा भी सक्रिय हो गई। सिखों के बीच में सांप्रदायिक नेताओं ने भी सांप्रदायिक मांगें उठानी शुरू कर दी और मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन की जो प्रथा पहले शुरू की गई थी उसे 1932 में सिखों पर भी लागू कर दिया गया। देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी तरीके से चाल चली गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा लोगों को बांटने की। आगे देखिए कि जिन दौरों में आज़ादी के संघर्ष में भाग लेने हज़ारों लोग जेल में पहुंच गए थे, उस समय सांप्रदायिक संगठन अलग रहे। कभी कभी उन्होंने ब्रिटिश सरकार से हाथ मिलाए और उसके साथ सहयोग भी किया। साइमन कमीशन के खिलाफ आंदोलन के समय सांप्रदायिक दलों के कुछ नेताओं ने साइमन कमीशन का स्वागत भी किया और राष्ट्रीय आंदोलन ने सभी भारतीयों की समानता के आधार पर भारतीय समाज के पुनर्निर्माण पर जोर दिया, परंतु सांप्रदायिक दल सामाजिक सुधारों के खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि भारत में कोई सामाजिक सुधार हो और जो स्थिति है वो यथास्थिति बनी रहे। उनके मतानुसार सभी भारतीयों के हित समान नहीं थे और वे अपने समुदायों के उच्च वर्गों के हितों का प्रतिनिधित्व करते, न कि आम जनता का। मोहम्मद अली जिन्ना, जो 20वीं सदी के आरंभिक सालों में एक राष्ट्रवादी नेता थे, बाद में मुस्लिम लीग के सबसे प्रमुख नेता बन चुके थे। ज़्यादातर मुसलमानों ने पृथक राज्य की मांग का विरोध किया और आज़ादी के संघर्ष में दूसरे समुदाय के लोगों की तरह मुसलमानों ने भी भाग लिया था और ब्रिटिश सरकार के दमन का उन्होंने भी झेला था। लेकिन ब्रिटिश सरकार की फूट डालने की नीति थी, उसको और बढ़ावा देना उनका मुख्य लक्ष्य था। वे कांग्रेस में बड़ी संख्या में थे। किसानों और मजदूरों के संगठनों ने समान सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक लक्ष्यों के लिए सभी समुदायों को लोगों को एकजुट किया था। राष्ट्रीय आंदोलन के अनेक महान नेता मुसलमान थे। मुसलमानों के अधिकांश धार्मिक नेता भी मुस्लिम लीग और पृथक राज्य की मांग के विरोधी थे। आगे देखते हैं कि और कौन सी घटनाएं होती हैं। तो देखिए, उन्होंने पहचाना कि मुसलमानों का भविष्य अन्य भारतीयों के साथ जुड़ा हुआ है और तात्कालिक समस्या है कि विदेशी शासन को उखाड़ फेंकना। मुसलमानों, हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों और दूसरे धर्मों के लोगों के सामने एक सी समस्याएं थी, गरीबी, पिछड़ेपन और असमानता की समस्याएं। और 1930 के दशक के अंत तक मुस्लिम लीग और हिंदुओं के सांप्रदायिक संगठनों का कोई खास प्रभाव नहीं था। आगे देखिए कि दलित वर्गों के कौन कौन से आंदोलन हुए। देखिए, दलित वर्गों में सबसे जो प्रमुख नेता थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। उन्हीं के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, सुधार आंदोलनों का एक प्रमुख उद्देश्य था हिंदुओं के बीच की तथाकथित निम्न जातियों का उद्धार करना था। इन आंदोलनों ने तथाकथित निम्न जातियों के उत्पीड़न के प्रति लोगों को जागरूक करने में, विशेषकर अस्पृश्यता की शर्मनाक प्रथा के खिलाफ एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। अछूत जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश के लिए महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु में कई अभियान आयोजित करने पड़े थे और पेरियार के नाम से लोकप्रिय EV रामास्वामी नायकर ने बाद में आत्मसम्मान आंदोलन, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, शुरू भी किया। आगे देखिए, दलित वर्गों के आंदोलन के प्रमुख नेता डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, जिनको हम लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी कहते हैं। और दलित वर्गों के उद्धार और उत्थान के लिए उन्होंने कई ग्रंथ भी लिखे, पत्र पत्रिकाएं निकाली तथा संस्थाएं भी स्थापित की। उन्होंने गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया और दलित वर्गों के हितों की मांग उठाई थी। गांधी जी ने अस्पृश्यता की कुप्रथा को भी खत्म करने के काम को बड़ा महत्व दिया था। दोस्तों, आगे हम पढ़ेंगे कि उन्होंने अस्पृश्यता विरोधी कई संगठन भी स्थापित किए और अस्पृश्यों को उन्होंने हरिजन नाम दिया और इसी नाम की एक पत्रिका भी उन्होंने निकाली थी। और 1932 में ब्रिटिश सरकार ने तथाकथित अस्पृश्यों के लिए भी पृथक निर्वाचन की घोषणा
कर दी थी। अंग्रेजी सरकार का एक ही लक्ष्य था कि किसी तरह से यहाँ पे शासन करने के लिए हमें इन्हें अलग अलग जातियों में बांटना पड़ेगा, तो हम उसको बांट कर उन पर शासन करेंगे। आगे देखिए, राष्ट्रीय नेताओं ने सरकार की इस घोषणा का विरोध किया और गांधी जी उस समय जेल में थे और उन्होंने जेल में ही इस निर्णय के विरुद्ध अनशन आरंभ कर दिया था। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि अस्पृश्यता का जड़ मूल से उच्छेदन हो, उच्छेदन मतलब कि नष्ट हो, और इसी के लिए मेरा जीवन समर्पित है और इसके लिए जीवन त्यागने में मुझे भी प्रसन्नता होगी। आगे देखिए, अंत में एक समझौता हुआ जिसके तहत पृथक निर्वाचन के निर्णय को वापस ले लिया गया और उसी के साथ यह भी तय हुआ कि तथाकथित अस्पृश्य जातियों के लोगों के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की जाएगी। आगे देखिए, आगे हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन और दलित वर्गों का संगठन भारतीय समाज के दलित समुदायों के उद्धार के लिए कार्य करते रहते हैं। आगे देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और बाहरी दुनिया। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे थोड़ा कंपैरिजन करके चलना पड़ेगा कि भारत में जो स्थिति थी उसी के साथ साथ विदेशी स्थिति भी क्या थी। याद रखिएगा, जब 20वीं शताब्दी आती है और भारत में जो आज़ादी की लड़ाई थी वो और प्रबल हो चुकी रहती है, तब जो है 2 विश्व युद्ध लड़े जाते हैं। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें जो है हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध से हम लोग बाहरी दुनिया के सापेक्ष को देखना शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, राष्ट्रीय आंदोलन ने बाहर की दुनिया की घटनाओं और विचारों से प्रेरणा ग्रहण की थी। दूसरे कई देशों के, यहाँ तक कि ब्रिटेन के भी लोगों ने भारत की आज़ादी के लिए सहयोग दिया था। दूसरे देशों में भारतीयों ने स्थानीय लोगों की मदद से संगठन भी स्थापित किए और ऐसे ही एक प्रमुख नेता थे दादा भाई नौरोजी ने भारतीय मांगों प्रबुद्ध अंग्रेजों का समर्थन जुटाने हेतु 19वीं सदी के अंतिम दौर में इंग्लैंड में एक संगठन स्थापित किया और बाद में ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों में इंडियन लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है, इंडिया लीग की स्थापना हुई और ब्रिटेन की इंडिया लीग के साथ कई मजदूर, समाजवादी नेता और विचारक संबंधित रहे। भारत की आज़ादी के लिए ब्रिटिश जनता का सहयोग प्राप्त करने में वीके कृष्णा मेनन ने प्रमुख भूमिका अदा की और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि इसने किसी भी अन्य देश या ब्रिटेन की जनता के भी खिलाफ नफरत पैदा नहीं की और इसका महान श्रेय जो है गांधी जी को है, जिन्होंने प्रेम व विश्व बंधुत्व का प्रचार किया और घृणा पर आधारित कार्यों की निंदा की। और इसीलिए जो है हम लोग 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय नॉन वायलेंस डे मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में हम मनाते हैं 2 अक्टूबर को, और उसका कारण यही था कि गांधी जी ने जो है प्रेम व विश्व बंधुत्व का जो नारा दिया था और उन्हीं के आधार पर वो चले थे। तो भारतीय जनता ने अपने संघर्ष को अन्य लोगों द्वारा स्वाधीनता, जनतंत्र और सामाजिक समानता के लिए किए जा रहे संघर्ष का एक हिस्सा समझा। भारतीय जनता में अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित करने में जवाहरलाल नेहरू ने जो है प्रमुख भूमिका अदा की और उन्होंने भारतीय जनता को दुनिया में हो रहे विकास से अवगत कराया तथा आज़ादी और जनतंत्र के लिए लड़ रही दूसरे देशों की जनता के साथ संबंध भी स्थापित किए थे। दोस्तों आगे देखेंगे हम लोग कि उन्होंने कहा था कि आज़ादी अविभाज्य है, अर्थात किसी भी देश की आज़ादी तब तक सुरक्षित नहीं रह सकती जब तक हर एक राष्ट्र आज़ाद ना हो। उसी प्रकार जनतंत्र और खुशहाली भी अविभाज्य है, उसी तरह शांति भी अविभाज्य है। राष्ट्रीय आंदोलन ने दूसरे लोगों के संघर्ष के साथ संबंध जोड़े तथा 1927 में उत्पीड़ित कौमों की कांग्रेस ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुई थी। ठीक है, तो उत्पीड़ित कौमों की कांग्रेस ब्रुसेल्स में हुई थी। आगे देखेंगे अन्य पॉइंट्स को हम देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने उस कांग्रेस में जो है भाग भी लिया था। कांग्रेस मतलब होता है लोगों का समूह, उसको हम लोग कांग्रेस कहते हैं। तो लीग अगेंस्ट इम्पीरियलिज्म, लीग अगेंस्ट इम्पीरियलिज्म मतलब साम्राज्यवाद विरोधी संघ नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना होती है जिसने साम्राज्यवाद को सर्वत्र समाप्त करने के लिए प्रयास किए थे। अनेक विश्वविख्यात हस्तियां और कई देशों की आज़ादी के आंदोलनों के नेता लीग से जुड़ चुके थे। दोस्तों, साम्राज्यवादी नीति का हमेशा से विरोध होता रहा है और ये जो है 20वीं शताब्दी में बहुत ज़्यादा ही प्रबल इसका रूप देखने को देखा जाता है। इनमें जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन जो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे तथा ज्यूलियो क्यूरी जैसे
वैज्ञानिक और मैसिम तथा गोकी कांग्रेस भी इस लीग से जुड़ गई थी और जापान अब एक साम्राज्यवादी शक्ति बन गया था। ठीक है, उसने 1931 में चीन पर हमला भी किया और भारतीय राष्ट्रवादियों ने जापान के खिलाफ चीनी जनता का समर्थन किया। उन्होंने जापानी वस्तुओं का बहिष्कार करने को कहा था। बाद में भारतीय चिकित्सकों का एक दल चीन भी गया और उसने वहां जनता के कष्ट का निवारण के लिए काम भी शुरू कर दिया। दल के एक ऐसे हिंसात्मक आंदोलन का उदय हुआ जो खुले तौर पर जनतंत्र तथा मानव समानता का विरोधी और युद्ध का पोषक था और इसे जो है फासिस्ट आंदोलन हम लोग कहते हैं। फासिस्ट या फैसिज्म वर्ड आपने काफ़ी बार सुना होगा, FACISM को। इटली और जर्मनी में फासिस्ट सरकारें बनी और इन सरकारों ने अपनी ही जनता के खिलाफ आतंकवादी कार्रवाइयाँ की और जनता के मूलभूत अधिकार तक छीन लिए। जर्मनी से आपका ये जो बताया जा रहा है, ये घटना जो है हिटलर से संबंधित है। इसको हम लोग आगे विश्व इतिहास में भी देखेंगे। हिटलर जर्मनी में सत्तारूढ़ हुआ था। उसने यहूदियों का समूल विनाश शुरू कर दिया था। वह जो है धार्मिक आधार पर यहूदियों का विनाश कर रहा था। अन्य देशों के खिलाफ युद्ध की योजना बनाने में जापान भी इटली और जर्मनी के साथ मिल गया और स्पेन के फासिस्टों ने वहां का जनतांत्रिक सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इटली और जर्मनी ने स्पेन के फासिस्टों को सक्रिय मदद दी और इससे सारी दुनिया की जनता में जो है रोष फैल गया था। भारत के राष्ट्रवादी नेता अन्य देशों की आज़ादी और शांति के लिए फासिज्म के खतरे को समझते थे और उन्होंने फासिज्म के विरुद्ध लड़ रही स्पेनवासी जनता का समर्थन किया। भारत सहित कई देशों के लोग स्पेन वासियों के साथ मिलकर उनकी आज़ादी के लिए लड़ने हेतु स्पेन भी गए थे। आगे देखिए, जवाहरलाल नेहरू VK कृष्णन मेनन के साथ स्पेन गए और उन्होंने वहां की जनता को भारतीय जनता के सहयोग का आश्वासन भी दिया। इटली ने अबिसीनिया, जिसको हम लोग इथियोपिया के नाम से जानते हैं, उस पर हमला शुरू कर दिया और पश्चिमी देशों के साठगांठ करके हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया पर भी कब्जा कर लिया था। जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रीय आंदोलन ने पश्चिमी देशों के इस रवैये की निंदा की और इटली के तानाशाह मुसोलिनी ने नेहरू से मिलने की इच्छा व्यक्त की तो नेहरू ने उससे मिलने पर इनकार कर दिया। आगे देखिए, आगे हम देखेंगे कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने फ़िलिस्तीन की जनता के आज़ादी के संघर्ष का भी समर्थन किया। अब देखते हैं 1935 का कानून और राष्ट्रीय आंदोलन। याद रखिएगा कि जो 1935 का कानून था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे हम लोग क्वालिटी में और अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें तो बस थोड़ा बहुत जो हम देखेंगे उसी को पढ़ते हैं। कांग्रेस ने केवल दूसरे सम्मेलन में भाग लिया था और कांग्रेस ने घोषणा की थी कि देश की सरकार का संविधान किस तरह का हो, इसका निर्णय केवल भारत की जनता ही कर सकती है। आगे देखिए, आगे देखेंगे कि सरकार ने कांग्रेस की मांग की उपेक्षा की और अगस्त 1935 ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अनुसार भारत एक संघ राज्य बनेगा, बशर्ते कि 50% रियासतें इसमें जो है शामिल हो जाएं। एक्ट ने भारत को स्वतंत्र उपनिवेश के रूप में उपनिवेश के स्वरूप की सरकार देने का उल्लेख नहीं किया और 1935 का कानून तत्कालीन स्थिति से बेहतर था। उसने प्रांतीय स्वायत्तता लागू की थी। प्रांतीय सरकारों के मंत्री विधानसभा के प्रति उत्तरदायी हो गए और विधानसभा के अधिकारों को भी बढ़ा दिया गया था। मताधिकार भी सीमित मत देने का अधिकार था और गवर्नर जनरल और गवर्नरों की नियुक्ति का अधिकार जो है अभी भी ब्रिटिश सरकार के ही हाथों में था। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लखनऊ में 1936 में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में 1935 के एक्ट को अस्वीकार कर दिया गया और उसने जो है संविधान सभा का गठित करने की मांग की थी। 1937 में होने वाले प्रांतीय चुनावों में भाग लेने का निर्णय लिया गया और उसने निर्णय लिया कि वह एक्ट को वापस लेने की मांग करेगी। चुनावों में कांग्रेस की भारी विजय हुई और 6 प्रांतों में उसे पूर्ण बहुमत भी मिला और 3 अन्य प्रांतों में वह सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई। आगे देखेंगे कि मुस्लिम लीग ने जो अपने को सभी मुसलमानों का प्रतिनिधि संगठन मानती थी, उसके लिए सुरक्षित स्थानों में से 1/4 से भी कम स्थान प्राप्त किए और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में जहां खान अब्दुल गफर खां के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन काफ़ी मजबूत हो गया था, मुस्लिम लीग ने एक भी स्थान प्राप्त नहीं किया था। आगे देखिए दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग कि हिंदू सांप्रदायिक दलों का भी सफाया हो गया था और कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 7 प्रांतों में मंत्रिमंडल बनाए। उसने 2 अन्य प्रांतों में अन्य दलों की सहायता से सरकार बनाई। केवल 2 प्रांतों में ही गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल बना। कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने कुछ अच्छे काम भी किए और शिक्षा का प्रसार हुआ, किसानों की हालत में सुधार किया गया। उन्होंने राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया और समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध
हटा लिया गया था। इन मंत्रिमंडलों ने भारतीय रियासतों की जनता को भी प्रभावित किया। राजाओं और नवाबों के निरंकुश शासन में कष्ट भोग रही जनता ने देखा कि भारत के कई प्रांतों की सरकार जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चलाई जा रही है। आगे देखिए, आगे हम देखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे कई नेता कांग्रेस के मंत्रिमंडल बनाने के विरोधी थे और देश में किसानों और मजदूरों के संगठन का प्रभाव बढ़ गया था। आचार्य नरेंद्र देव जैसे नेताओं के मार्गदर्शन में कांग्रेस जो है सोशलिस्ट पार्टी का प्रभाव भी बढ़ गया था और कम्युनिस्ट पार्टी काफ़ी मजबूत बन गई थी। इस प्रकार उन लोगों का प्रभाव बढ़ गया था जो ब्रिटिश सरकार के साथ समझौता करने के पक्ष में नहीं थे। आगे देखते हैं कि वह पूर्ण स्वाधीनता के पक्ष में थे और इसके लिए जो है आंदोलन करना चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस ने जो 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए एक नरमवादी नेता के खिलाफ पुनः चुनाव लड़े और विजयी भी हुए, मगर उन्होंने जल्दी ही कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और बाद में वह फॉरवर्ड ब्लॉक के शामिल हो गए थे। दोस्तों, यह जो चैप्टर था राष्ट्रीय आंदोलन, यह यहीं पे समाप्त होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बने रहिएगा चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।